ये है G20 और ये अपना भारत। इन दोनों को ही एक दूसरे से काफी फायदा हुआ है। ये वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि मित्रों इस मेगा इवेंट में लिटरल खेला हुआ है। भारत की प्रेसिडेंसी में हुई ये G20 समिट पूरी दुनिया के लिए तो बढ़िया रही ही, पर स्पेशली हमारे प्यारे भारत के लिए काफी बड़ी जीत साबित हुई क्योंकि युवराज के छक्कों की तरह यहाँ एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक लगे हैं, जिससे खुद G20 की शान भी बढ़ी। पर क्या होता अगर G20 भारत में हुई ही ना होती? एक चीज तो क्लियर है, सबका नुकसान होता और भारत को ये कीर्तिमान हासिल करने में और टाइम लगता, जिनके बारे में पढ़कर मुझे तो कई बार प्राउड वाली फीलिंग आई। और इन्हीं सबको यहाँ हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। ओके, चालू करते हैं पॉइंट नंबर 4 से। भारत में पहले भी बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, लेकिन G20 समिट अपने आप में ही एक मेगा इवेंट था। एक साथ पूरी दुनिया की नजरें हमारी तरफ थी। G20 समिट एक बड़ा मौका था दुनिया को हमारी प्रतिभा, संस्कृति और ओवरऑल डेवलपमेंट को शोकेस करने का, और हम इसमें चूके भी नहीं। G20 समिट में होने वाली मीटिंग्स को भारत के अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग शहरों में करवाया गया, जिससे हुआ ये कि पूरी दुनिया को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और डाइवर्सिटी से और तगड़ा इंट्रोडक्शन हुआ। और यही नहीं, भारत मंडपम के बाहर 28 फीट की अष्टधातु से बनी श्री नटराज की मूर्ति हो, हाईलाइट किए गए योगा के पोजेस हो, या कोणार्क टेम्पल के कोणार्क चक्र की आइकॉनिक बैकड्रॉप हो, लिस्ट लंबी है। भारत की विरासत को दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा गया। देखो, भारत का कल्चर भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट सॉफ्ट पावर है, जिसे G20 समिट में पूरी दुनिया ने महसूस किया, और ये चीज काफी जरूरी भी थी। अब ऐसा क्यों, वो अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2008 में चाइना में ओलंपिक्स हुए, तो उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दुनिया को अपनी सिविलाइजेशनल पावर और डेवलपमेंट को बखूबी दिखाया था, और ये बताया था कि चाइना अब एक वर्ल्ड पावर बनने को तैयार है। सिमिलरली 2022 में फीफा वर्ल्ड कप के थ्रू कतर ने भी अपने देश को एक टूरिज्म और बिजनेस हब के तौर पर प्रमोट किया था। इसी तरह G20 के जरिए दुनिया ने उभर रहे नए भारत को देखा, चाहे वो हमारा रिच कल्चर हो, यूपीआई की गजब पेमेंट फैसिलिटी हो, या डेवलप होता इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत स्टीरियोटाइप्स तोड़ रहा है, और चाहे वर्ल्ड लीडर्स हो या फॉरेन डेलीगेट्स, उन्होंने भी इसे अच्छा खासा एक्नॉलेज किया। अच्छा, भारत मंडपम में लगे कल्चरल कॉरिडोर में न सिर्फ भारतीय बल्कि कई देशों के कल्चरल आर्टिफैक्ट्स शामिल किए गए, जिससे इंडिया ने अपने वसुदेव कुटुंबकम थीम को भी और अच्छे से शोकेस किया। वर्ल्ड स्टेज पे भारत अकेले नहीं बल्कि पूरी दुनिया को साथ लेके आगे बढ़ना चाहता है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, हमारा ये मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचा, और इसी वजह से हमारी तीसरी सक्सेस यानी पॉइंट नंबर 3 पॉसिबल हो पाया। भारत ने G20 को भयंकर लेवल पे यादगार बनाया। G20 अब है G21। 55 देशों से बना अफ्रीकन यूनियन ऑफिशियली अब इस ग्लोबल ग्रुप का हिस्सा है, और ये चीज भारत की इंक्लूसिव अप्रोच का एक बड़ा एग्जाम्पल बनी। देखो, अफ्रीका का G20 में आना हर तरीके से एक बड़ा इंपॉर्टेंट मूव है। रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में आने वाले टाइम में अफ्रीका बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। Africa is the continent that has 40% of the world's critical minerals for energy transition. इस वजह से अफ्रीका एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाता है, और इस इवेंट के कारण इस केस में भारत को थोड़ा एज मिल गया है। यही नहीं, इस स्टेप को ग्लोबल साउथ की आवाज को वर्ल्ड स्टेज पे और मजबूती मिलने के तौर पर भी देखा जा रहा है। ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग, कम डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड देश आते हैं। मोटे तौर पर ये देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मौजूद हैं। और G20 समिट में भारत की इमेज ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर और मजबूत हुई है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारत अक्सर ग्लोबल साउथ के मुद्दों के लिए अपनी आवाज उठाता रहा है, और अफ्रीकन यूनियन का G20 में आना भी उसमें से एक है। वैसे इस चीज में चाइना के साथ अपनी अलग ही राइवलरी है। चाइना भी खुद को यहाँ का लीडर बताता है। वो बात अलग है कि यहाँ के ज्यादातर देश चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसे हुए हैं, जिस वजह से न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में चाइना की इमेज तगड़ी खराब हुई है। और ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग की एब्सेंस, जो बेसिकली G20 में भारत का इंप्रेशन डाउन करने के लिए थी, भले ही रीजंस जो दिए गए हों, वहां भारत ने अपनी डिप्लोमेसी से पूरा सीन ही पलट दिया और इस केस में अपना पक्ष और मजबूत कर लिया। अच्छा, चाइना को भी झटके बराबर मिले। G20 समिट में होने वाली 200 प्लस मीटिंग्स देश में 60 से ज्यादा शहरों में हुई, और इसमें कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश भी शामिल थे। ये मूव चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका और हमारे लिए बड़ी डिप्लोमेटिक जीत था, और इसमें हमारी तगड़ी हेल्प खुद हमारे इन दोनों पड़ोसियों ने की थी। अब ये 8वां अजूबा कैसे हुआ, उसके लिए ये वीडियो देख सकते हो। यहाँ G20 मीटिंग्स के होने से भारत की अखंडता और सॉवरेनिटी और मजबूती से वर्ल्ड स्टेज पे दिखाई दी। पर सब कुछ इतना मजे में भी नहीं था, बल्कि ये G20 समिट फेल हो जाएगी ऐसा माना जा रहा था।
इन शॉर्ट, ये G20 समिट इंडिया के लिए काफी बड़ा चैलेंज थी। जिस टाइम में हमने G20 समिट कंडक्ट की है, वहां दुनिया कई प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फेस करे जा रही है। पहले कोविड-19, फिर रशिया यूक्रेन वॉर, यही नहीं ग्लोबल इन्फ्लेशन, क्लाइमेट चेंज, लिटरली दुनिया की किस्मत जेठालाल जैसी हो रखी है। बाली में हुई 2022 की G20 समिट में रशिया यूक्रेन वॉर का मुद्दा हावी था। रीजन सिंपल था, इस वॉर को लेकर दुनिया का बटा होना। एक ब्लॉक में अमेरिका, यूरोपियन यूनियन जैसे देश, तो दूसरे में रशिया और चाइना। एक साइड में ऑल वेदर फ्रेंड रशिया, दूसरी तरफ पूरा वेस्ट। यह पूरी सिचुएशन किसी धर्म संकट से कम नहीं थी। ऐसे में भारत क्या स्टैंड लेगा, काफी बड़ा सवाल था। प्लस क्या बाली की ही तरह यहाँ भी यूक्रेन इशू ग्लोबल साउथ और बाकी जरूरी मुद्दों को हाईजैक कर लेगा, एक कंसर्न था। खुद G20 की क्रेडिबिलिटी भी दांव पे थी, क्योंकि यहाँ भी ऐसा नहीं है कि सबकी सबसे बनती ही है। फॉर एग्जाम्पल, भारत चाइना के रिलेशंस क्या हैं, सबको पता है। रशिया जापान के बीच टेंशंस हैं, चाइना अमेरिका की आपस में नहीं बनती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे में सारे नेशंस, उनके ईगोस, उनके इंटरेस्ट को एक छत के नीचे लाके अपनी बातें टेबल पे रख के प्रोडक्टिव डिसीजंस को पास करवाना माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा चैलेंज था। और टेंशन इसलिए भी थी क्योंकि पहले हुई मीटिंग्स में कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया था, ना फॉरेन मिनिस्टर्स वाली मीटिंग में, ना ट्रेड मिनिस्टर्स वाली में, और ना किसी और में। प्लस सिचुएशंस जैसी बनी हुई थी, एक जॉइंट डिक्लेरेशन आने पर काले बादल छाए हुए थे, जो कि एम्बैरेसिंग होता, क्योंकि हर G20 समिट में एक जॉइंट डिक्लेरेशन आया था। और ये जैसे कम था कि पूरी ग्लोबल मीडिया की नजरें भारत पे थी, जिसमें से कुछ तो बस मौके के इंतजार में थे कि बस एक गलती और ले नेगेटिव हेडलाइंस। और इसी वजह से पॉइंट नंबर 1 हमारी तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक था। इस समिट के थ्रू भारत की स्ट्रांग होती इमेज और सभी देशों से भारत का तगड़ा व्यवहार, ये देखने को तो जरूर मिला। भारत की प्रेसिडेंसी में हुई G20 समिट अपने इम्पैक्ट की वजह से याद रखी जाएगी, चाहे वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इनिशिएटिव हो, जिसमें हमारी आधार, eKYC, UPI जैसी टेक्नोलॉजीज शामिल हैं, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो, जिसका मेन गोल बढ़ रही एनर्जी डिमांड्स को देखते हुए बायोफ्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हुए, या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर हो, जिसे नया स्पाइस रूट भी कहा जा रहा है। This is a big deal. This is a real big deal. ये सब भारत की मजबूत अप्रोच और लीडरशिप को दर्शाता है। G20 समिट में सबको ये भी क्लियर हो गया कि डिप्लोमेसी के फील्ड में भारत एक अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। भारत के जॉइंट डिक्लेरेशन या दिल्ली डिक्लेरेशन को 100% कंसेंसस या फुल सपोर्ट मिला, पर अभी एक पॉइंट पहले तो इस पर काले बादल छाए हुए थे। वहीं तो टोटल 112 अलग अलग मुद्दे, जिनमें रशिया यूक्रेन इशू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, टेररिज्म से निपटना, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन शामिल थे। उन पर कंसेंसस पाना, इंक्लूडिंग चाइना और यूक्रेन का सपोर्ट, एक बड़ी जीत है। बाली और दिल्ली डिक्लेरेशन दोनों में इस वॉर के बारे में बातें हुई, जहां 2022 के बाली डिक्लेरेशन में स्ट्रांगली रशिया को फटकार लगाई गई। वहीं हमारे केस में भारत ने अपनी डिप्लोमेसी और शब्दों की चॉइस से एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ 8 पैराग्राफ्स में इसे एड्रेस किया और सभी G20 मेंबर्स का सपोर्ट हासिल किया। प्लस पूरी समिट को सिर्फ वॉर के अराउंड नहीं घूमने दिया गया, जिससे हुआ ये कि बाकी जरूरी मुद्दे इंक्लूडिंग फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर क्राइसिस, इन पे इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए और अफ्रीकन यूनियन के इंक्लूजन से ग्लोबल साउथ की आवाज और मजबूत हुई। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से पूरी दुनिया ने इस समिट को एक बड़ी सक्सेस कहा। तो मित्रों, तुम्हें आइडिया तो हो ही गया होगा कि कैसे भारत और G20 समिट ने एक दूसरे के लिए मेजर रोल प्ले किया। बाकी जरा सोचो, अगर G20 समिट ना होती तो क्या अपने को अच्छे से मोदी जी और मेलोनी जी की फ्रेंडशिप देखने को मिलती? ऐसे ही अपनी फ्रेंडशिप दिखाने के लिए वीडियो लाइक जरूर कर देना। और मित्रों, मैंने कुछ फैक्ट वीडियोस पे भी हाथ आजमाया था। राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और देख के बताओ कि क्या चैनल पे ऐसी और वीडियोस लानी चाहिए। बाकी लेफ्ट वाली वीडियो भी काफी इंफॉर्मेटिव है। मैं मिलता हूं तुमसे अगली ही वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब कर लो।